साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहित। साथियों मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, कोई टेंशन नहीं लेनी। डर किसका है? छुटेली का। अरे उससे तो गली का कुत्ता नहीं डरता, तो तुम क्यों डर रहे हो? कोई टेंशन मत लिया करो। जैसे हम रोड पे निकलते हैं तो रोड पे क्या दिखता है हमें? कूड़ा, कड़कट, गोबर। ऐसे ही इनकी शक्लें हैं। दिन भर स्त्री धन स्त्री धन स्त्री धन, गोभत्ता गोभत्ता गोभत्ता, सजा कराऊंगी सजा कराऊंगी सजा कराऊंगी, मैं तुझे तलाक तो बिल्कुल नहीं दूंगी, तू सड़ेगा, तेरा हैरेसमेंट करूंगी। ऐसी सोच रखने वाली महिलाओं को कहते हैं छुटेली। क्योंकि ये वो महिलाएं जिन्हें देश के विकास से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें कोई मतलब आरबीआई गाइडलाइन से नहीं है, जिन्हें कोई मतलब देश के अर्थव्यवस्था से नहीं है। इन्हें केवल अपनी रोटियां सेकनी है। वो कैसे? झूठे केस कर दो, उसमें हम ये शो करेंगे कि हम तो बहुत परेशान हो गए, हमारी तो लाइफ खराब हो गई और इन पापियों ने मुझे मार डाला। इतने पापी किस्म के लोग हैं, नालायक हैं। ये पैदा ही क्यों हुए? इनको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। हर समय हैरेसमेंट कर रहे हैं शादी के बाद इसका। ए तू दहेज लेकर आ, ए तू ये लेकर आ, ए तू ये लेकर आ, नहीं तो हम तुझे मारेंगे, कूटेंगे, तुझे पेलेंगे। अरे प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? छुटेलियों सुन रही हो ना, प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो यार झूठे आरोप लगा तुम्हें मिलता क्या? एक बार तुम यदि मार्केट जाकर निश्चित तौर पर अपनी इमेज मालूम करो तो तुम्हें रियल में मालूम पड़ेगा तुम्हारे लोग क्या बोलते हैं। अरे वो छुटेली किस्म की है, अरे वो छुटेली किस्म की है, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, हमें लूट लिया। क्यों अपनी फजियत कराते हो? जो कानून तुम्हारे लिए बना है, तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए बना है, और वास्तव में जिन महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए उनके लिए बना है, वो तो कोर्ट आती नहीं है, वो थाने जाती नहीं है। पर तुम जैसी बदमाश और भ्रष्ट किस्म की छुटेलियाँ उस कानून का दुरुपयोग करके ये साबित करती हैं कि निश्चित तौर पर हम पुरुषों को परेशान करेंगी, निश्चित तौर पर हम उन्हें हैरेस करेंगी। तो तुम्हारे सपने टूट चुके हैं, क्योंकि मैं लगातार मेंस राइट की पैरवी कर रहा हूँ। मेरा एकमात्र मकसद यही है कि पुरुष को बचाना, एक ऐसा पुरुष जो इनोसेंट है, एक ऐसा पुरुष जिसे तुम प्रताड़ित करने की जो है ताक में हो। और तुम्हारे डिफरेंट मोड, डिफरेंट रूप हो सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो बात है उसे मैं कह रहूँगा। तो साथियों, आज बात है स्त्री धन की। देखो बेसिकली अब जब बात छेड़ी दी है तो बात तो पूरी करके उठेंगे। स्त्री धन को किसी भी कानून में डिफाइन नहीं किया गया है। बेसिकली एक कस्टम है कि जब भी लड़की को विदा करेंगे तो कुछ ना कुछ सामान या जेवरात उसे दे के भेजेंगे, ताकि उसे कोई भी तकलीफ ससुराल में ना हो। कितना अच्छा कंसेप्ट था, कितना अच्छा कस्टम था। पर कुछ लोगों ने इस कस्टम से खिलवाड़ किया तो सरकार को मजबूर होकर डावरी प्रोविशन एक्ट 1961 बनाना पड़ा, और उसके बाद 498A इंसर्ट हुआ आईपीसी के अंदर। और इसके साथ साथ ये स्पष्ट किया गया कि आप किसी महिला से डावरी मांगते हैं, उसे हैरेस करते हैं, या उसकी स्त्री धन को आप हड़प करते हैं, तो आपके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कानून का ऑब्जेक्ट बिल्कुल पायस था, बिल्कुल जिनाइन था। पर अल्टीमेटली हुआ क्या? ये तो आए दिन का पेशा ही बन गया कि आए दिन कंप्लेंट कि साहब डावरी के लिए हैरेसमेंट कर रहे हैं, आए दिन कंप्लेंट कि साहब हमारा सामान हड़प लिया। कितनी विचित्र बात है कि जब शादी कर रहे हैं उस समय हमारा कोई मैनेजमेंट नहीं है। जो भी सामान था अनशरण तरीके से समाज को दिखाने के लिए दे दिया, और जब लड़के वाले उसे खा गए, जैसा आपका आरोप है, तो उसे रिकवरी कराने के लिए फिर आप जाते हो परजीवियों के पास में। अरे साहब इसको रिकवर कराइए साहब, हमारी लड़की को हमने बहुत सारा सामान दिया है साहब। और कुछ तो तरह तरह की आवाज़ें निकालते रहते हैं। अरे बाबा हमारा क्या होगा बाबा, अगर सामान खा गया तो कैसे निकलेगा बाबा, सामान निकलवाओ ना बाबा। ऐसी आवाज़ें आती रहती है। तो अल्टीमेटली चिल्लाते रहो, मरते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता परजीवियों को। एक बार जो आपके हाथ से गया तो गया, तो वो दोबारा रिकवर होगा ही नहीं। ये बात दिमाग में नोट कर लेना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ तो स्थितियाँ खराब हो ही गई, पर आपने परजीवियों के चक्कर में आके जो एक फर्जी लिस्ट तैयार कर ली, उसका कितना भारी परिणाम आपके घर वालों को, आपके भाई को भुगतना पड़ सकता है। ज़रा सोचा है आपने? हम तो डूबे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। जो ये बात कही गई है
उसको क्यों सार्थक करना चाहते हो? ज़रा सोचा है आपने लिस्ट बना के दे दी? ज़रा पूछो उन परजीवियों से इस लिस्ट की ऑथेंटिक वैल्यू क्या है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक नियम स्पष्ट करना चाहता हूँ। नियम नंबर 2, रूल नंबर 2 ऑफ डावरी प्रोविजन रूल्स। शादी के समय जो भी सामान दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, उसकी एक लिस्ट बनेगी। उस लिस्ट को प्रॉपरली साइन करेगा वर और वधू, और उसके बाद कंसर्न एसडीएम जो है उसको वेरीफाई करेगा, तब जाके उस लिस्ट की वैल्यू है। जो कुछ भी आप पेश कर रहे हो बिल्कुल कच्चरा है, उसकी कोई भी लीगल वैल्यू नहीं है। और बाद में जब मुद्दा कोर्ट तक पहुंचता है, ना तो उसके बिल प्रॉपर होते हैं, ना ही प्रॉपर फोटोग्राफ्स होती हैं, और ना ही बराबर कॉर्पोरेटिंग वैल्यू होती है। और एक बात समझनी होगी कि लड़की तो बेरोजगार है, उसने लिख के दिया है हर जगह पे, मैं तो बेरोजगार हूँ जन्मजात। अब सारा लाइबिलिटी कहाँ शिफ्ट हो गया? पिताजी पे, माताजी पे, या भाई पे। अब भाई तो उस समय कमाता नहीं होगा, तो कमा कौन रहा है? पिताजी। और पिताजी की आय भी क्या है? वो लिमिटेड है। और एक बात बता दूं साथियों, अटैक का पॉइंट, कि 69A इनकम टैक्स एक्ट को जो है खोल के देखना कि जो भी सामान शादी में दिया जा रहा है उसकी एक सूची इनकम टैक्स को देनी हो। ये सामान आया कहाँ से? अगर पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कैश में था तो इतना बड़ा अमाउंट घर में अक्यूमुलेट कैसे हो गया? क्योंकि सेक्शन 269SS इनकम टैक्स ये स्पष्ट करता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर 20,000 रुपये से ऊपर का है तो आपको अकाउंट फॉर करना है, और ऐसा नहीं करना सेक्शन 271D में उसे पनिशेबल ऑफेंस के रूप में इंडिकेट करता है। तो उस पर्सपेक्टिव में आपके पास एक बेसिक हथियार है, एक बेसिक डिफेंस है इनकम टैक्स का भी, कि आप इन्हें नोटिस दो, पूछो कि ये सारा का सारा सामान आया कहाँ से, इसके लिए किसने पैसा दिया, इसका सोर्स क्या है। आप जानकारी ले सकते हो क्योंकि आप पर आरोप हैं, और सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट में उन्हें आरोप प्रूव करने होंगे। आपके लिए यहाँ तीसरा अटैक है डिफेंस का, कि आप पुलिस में एक प्रॉपर ज्ञापन दो सेक्शन 91 सीआरपीसी की लाइट में, कि इनसे सोर्स मंगाया जाए कि ये पैसे कहां से लेकर आए, इनसे सोर्स मंगाया जाए कि ये आर्टिकल कहां से खरीदे गए। अगर सोर्स नहीं बता पाते हैं, प्रॉपर उसका अकाउंटिंग नहीं कर पाते हैं, स्पष्ट हो जाएगा कि ये रिपोर्ट जो है झूठी है, ये लिस्ट जो है झूठी है। ये स्पष्ट हो जाएगा कि रिपोर्ट में तथ्यों को बड़ा चढ़ा कर लिखा गया है। झूठी रिपोर्टों के साथ साथ झूठे फैक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए झूठी दहेज की लिस्ट तैयार की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफेंस का, इसको नोट कर लो। इसके साथ साथ हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब क्या होगा कि पुलिस संभवतः आपको बुला के हैरेस करेगी कि भैया सामान लौटा दो, नहीं तो जेल पहुंच जाओगे। एक बात स्पष्ट कर दूं, वो तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार की जो बेसिक गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है, कि यदि आप कॉपरेट कर रहे हो, वैवाहिक मामला है, तो 41A का नोटिस देना होगा। पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, पुलिस रिकवरी एजेंट नहीं है। अगर सामान की रिकवरी नहीं हुई है तो वहां पर 1980 का राजस्थान हाईकोर्ट का बेसिक लॉ है कि लड़की को सिविल सूट फाइल करना होगा, वहां से रिकवरी करनी होगी। पर रिकवरी के लिए अरेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, रिकवरी के लिए हैरेसमेंट बिल्कुल नहीं होगा। अब यहां पर हमें एक बात समझनी है। अब आप लोग बन जाते हो भोले, अरे पुलिस ने बुलाया तो पुलिस क्यों हमारा बुरा करेगी, पुलिस हमें क्यों तंग करेगी? और वहां पर भोलेपन पे आप उल्टी सीधे बातें जो है करते रहते हो। हर आदमी यही करता है, कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि प्रॉपरली वो अपने आप को लीगली डिफेंड करे। उसकी एक ही मंशा होती है कि अपने स्तर पर जो है मैटर को सॉल्व किया जाए। पर जब अपने स्तर पर हम लोग मैटर को सॉल्व करने जाते हैं तो रिजल्ट जो है हम ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। आपको यहाँ पर एक काउंसिल की रिक्वायरमेंट है, एक लोकल काउंसिल की, जो आपके साथ चलेगा। आपको एक बात जो है समझनी है कि पुलिस के सामने जब भी जाए तो स्पष्ट रूप से ये कथन कर दें कि हमारे पास कोई भी आर्टिकल नहीं है, शादी के समय से ही आर्टिकल इसके पास में है, इसने कहाँ रखे, यही बेहतर बता पाएगी। जो भी आर्टिकल है वो उसके कब्जे में है। और एक बात स्पष्ट कर दूं कि सेक्शन 27 हिंदू मैरिज एक्ट स्पष्ट करता है कि जो भी सामान शादी में दिया जा रहा है वो हस्बैंड और वाइफ की म्यूचुअल प्रॉपर्टी है, उसका म्यूचुअल पोजीशन जो है माना जाएगा। जब आप ज्वाइंट ऑनर हैं, ज्वाइंट पजेसर हैं, तो क्या गबन कर लिया आपने। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो है ध्यान में रखना है। आपको पुलिस दबाव बनाएगी, हैरेस करेगी, उनसे एक बात पूछना, चलो सामान लौटा लेता हूं, तो क्या आप सेक्शन 406 आईपीसी हटाओगे? नहीं हटाओगे ना। तो जब हटाओगे नहीं तो मैं कॉपरेट क्यों करूं? आप एक बात सुन लो, आप चाहे सामान रिकवर कराओ चाहे रिकवर मत कराओ, ये 406 आईपीसी लगा के रहेंगे। और एक स्पष्ट बात कह दूं, इनकी रिपोर्ट पढ़ लेना जो ड्रामेटिक मैदान में होती है कि शादी में बड़ा चढ़ा कर दिया। अरे बड़ा चढ़ा के क्या दिया? तुम तो हो ही फकीर। जो आदमी अपनी लड़की को नहीं पाल सकता उसके लिए कटोरा लेके जो है कोर्ट में घूम रहा कि मेंटेनेंस दो, तो बड़ा चढ़ा के वो कैसे देगा? तो अपेरेंटली यही स्टोरी जो है वो फेक प्रतीत होती है। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान में रखना कि सामान आपके पास है या नहीं है,
वो एक अलग स्थिति है। बट सीधा अपना दिखाकर आपको किसी भी रूप में यह स्पष्ट नहीं करना है कि वी आर द कल्प्रिट्स। आपके पास सामान है तो आप इनिशियल स्टेज पर नोटिस लड़की को दीजिए, उसमें स्पष्ट कर दीजिए। अगर वो नोटिस देना भूल गए हैं तो आप जाकर ये स्पष्ट कीजिए कि मेरे पास कोई सामान नहीं है, और आप जाकर मेरे घर पे सर्च कर सकते हैं। पुलिस के पास पावर है, सर्च करेंगे, सामान नहीं मिलेगा, इट मीन्स यू आर बोनाफाइड, और जो कंटेंशंस हैं दे शुड बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड। तो घबराने का नहीं है, केवल लीगल हमें सामना करना है, लीगल हमें टकराना आना चाहिए, वहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, अगर ऐसी स्थितियां आ रही हैं तो आपको मैंने कैसे डिफेंड करना है वो समझाया, किस तरह से अपने अधिकारों को प्रिजर्व करना है वो सिखाया। तो अगर टॉपिक आपको समझ में आया, इसने आपको एनलाइटन किया, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।